सुहेल मुजफ्फर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ा एक्टिवली वहाँ पे स्टेटन आइलैंड में आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका इंटरेक्शन होता रहता है वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ, FBA के साथ, दूसरे लोगों के साथ, ख़ास तौर पे जो रजिस्ट्रेशन कैंपेन चली थी और उसके बाद जो लोगों को मसाइल दरपेश थे उसमें आपने लोगों की हेल्प के लिए कोशिश की। मुझे ये बताएं कि इस वक्त वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस तरह वोट कर रही है? मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तानीज़ के साथ मिलकर क्या ब्लॉक वोट देने के लिए कोशिश कर रही है? किस तरह ये हो कैसे रहा है? इस तरह था कि ब्लॉक वोट पाकिस्तानी एंड मुस्लिम कम्युनिटी ने लास्ट टाइम 2000 में किया था और बुश को बहुत सपोर्ट दी थी, बोथ इन फ्लोरिडा एंड मिशिगन। डेयरबोर्न मिशिगन में अरब पॉपुलेशन है और फ्लोरिडा में बोथ पाकिस्तानी अमेरिकन भी हैं और जनरल अमेरिकन मुस्लिम्स भी हैं। 2000 के पॉइंट पर ऐसा ब्लॉक वोट इस्तेमाल किया था मुस्लिम्स ने, लेकिन उसके बाद हमने 2004 में और 2008 में ब्लॉक वोट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसलिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ काफी फ्रेगमेंटेड है। ब्लॉक वोट इस्तेमाल करने के लिए एक पॉलिटिकल टारगेट होना चाहिए, पॉलिटिकल गोल, कॉमन पॉलिटिकल गोल पे कंसेंसस होना चाहिए, विच मुस्लिम कम्युनिटी लैक्स हियर। देखिए, हिस्पैनिक पॉपुलेशन जो है अमेरिका में आज ब्लॉक वोट कर रही है क्योंकि वो इमिग्रेशन इश्यूज पर वो यूनाइटेड है। जूइश वोटर्स जो हैं वो ब्लॉक वोट इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड है। हमारी बदकिस्मती है कि अमेरिकन मुस्लिम्स एक पॉलिटिकल गोल को मद्देनजर रख के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते, तो आज बड़ी फ्रेगमेंटेड वोट है हमारे। तो आप बेसिकली सुहेल साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में कोई यूनिफाइंग फैक्टर नहीं है? जी एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि जब ब्लॉक वोट लोग यूज करते हैं तो किसी यूनिफाइंग फैक्टर को लेके करते हैं। देखिए, एक जमाने में हम लोग पैलेस्टाइन को एक पॉलिटिकल टारगेट बना के वोट किया करते थे, लेकिन हुआ ये कि पैलेस्टीनियंस के अंदर हमास और जो वेस्ट बैंक पे हुकूमत है उनमें इख्तलाफ हुआ तो पैलेस्टीनियंस भी डिवाइड हो गए। देयरफॉर कि आज हम ज्यादा फ्रेगमेंटेड हैं बनिस्बत के 2004 में और 2000 में, जबकि गाजा और वेस्ट बैंक वाज ए वन यूनिफाइड वॉइस फॉर पैलेस्टाइन। आप देखिएगा कि वो भी डिवाइड हुआ जिससे हमें हमारी यूनिटी में बहुत असर पड़ा है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि जनाब जो ओल्डर अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनका वोटिंग ट्रेंड ज़रा डिफरेंट है, जो यंगर वोटर्स हैं वो ज़रा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। कैसे वाक़तन ऐसे ही या डिफरेंट सोचते हैं, या एन ब्लॉक जाके एक सोच के जी हमने इसको वोट करना है वो वोट कर देते हैं, या दोनों की थिंकिंग पैटर्न जो है वो डिफरेंट है? ये 2008 का जो हमारा नेशनल इलेक्शन है ये फर्स्ट टाइम इस लिहाज से भी यूनिक है कि बराक ओबामा ने डीप साउथ जाकर उन स्टेट्स को चैलेंज किया है जो जनरली रेड स्टेट्स कहलाई जाती हैं, जो कि रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। तो देखिए, रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में जाकर वोट लेने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये था कि ओबामा यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट करते जिनके पास ओल्ड बैगेज नहीं है। जो ओल्डर वाइट जनरेशन वेस्ट वर्जीनिया में, साउथ कैरोलिना में रहती है, वो रिलीजियस बैगेज को बहुत होल्ड करती है और उनके पास इश्यूज हैं, अबॉर्शन के इश्यूज हैं ओल्डर जनरेशन के पास, जो न्यूअर जनरेशन के पास नहीं है। ओल्डर जनरेशन के पास गन कंट्रोल के इशू हैं साउथ में, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, जो यंगर जनरेशन के पास नहीं है। इस चीज को ओबामा ने मद्देनजर रखा कि ओल्डर जनरेशन जिस इश्यूज पे यूनाइट होकर डेमोक्रेट्स के खिलाफ वोट करती है, एक थर्ड इशू है गे मैरिजेस, इन तीन इशू के ऊपर यंगर जनरेशन बड़ी न्यूट्रल है, तो उसने यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट किया और एक्चुअली साउथ में वोट को डिवाइड कर दिया
between younger generation and older generation on these three issues. ठीक ठीक। Therefore उसकी अट्रैक्शन बढ़ गई। तो आज वर्जीनिया को बड़ा क्लोजली वॉच किया जा रहा है, विच इज ए सदर्न स्टेट। इसरार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर वर्जीनिया 7 बजे जो पोल बंद होगा सबसे पहले, अगर बराक ओबामा वो जीत गए तो मिस्टर मैकेन के चांसेस बिल्कुल मध्यम हो जाएंगे। ठीक है। ये पहली स्टेट है जो उसने कंसिस्टेंटली रिपब्लिकन को वोट किया है और बराक हो सकता है उस स्टेट को लेने में। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं लेट मी फोकस ऑन पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्चुअली। मुझे ये ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तानीज़ जो हैं इनको क्या आप समझते हैं कि ये इनमें उस लेवल पे यूनिफाइंग फैक्टर कोई है कम से कम पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, जो कि सोच सकें कि जी कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट जो है वो हमें सूट करता है, वो उनके साथ जाके, जिस तरह मैंने देखा है कि वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के साथ जाके मिलते हैं, उनके साथ अपने इश्यूज़ के ऊपर कमिटमेंट्स लेते हैं। इसी तरह उनसे बड़े लेवल पे ज्यूइश लॉबी जो है, जो ज्यूज़ हैं, वो आपको मालूम है कि न्यूयॉर्क में वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपने जाके कमिटमेंट्स लेते हैं। क्या पाकिस्तानीज़ भी इस लेवल पर कोई काम कर रहे हैं सुहेल साहब? जी देखिए इसरार, आप न्यूयॉर्क में रहे हैं, आपने खुद पॉलिटिकल काम यहाँ किया हुआ है, तो आप इस यहाँ की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए आपने एक बात की है इंडियन कम्युनिटी की। इस साल इंडियन कम्युनिटी के पास जो पॉलिटिकल कॉमन टारगेट था वो ये था, इवन ईयर फ्रॉम नाउ, के जो प्रेसिडेंट बुश ने और अमेरिकी हुकूमत ने उनको न्यूक्लियर पैक्ट जो ऑफर किया था, वो उनकी यूनिफाइंग फोर्स बन गया और उन्होंने कांग्रेस में लॉबिंग की बहुत हाई लेवल पे जाके। जिस जमाने में इंडियन कांग्रेस के चक्कर काट रहे थे अपने मुल्क के लिए कि हम लोगों को न्यूक्लियर एक्सेप्टेंस दी जाए न्यूक्लियर क्लब की, हम लोग भी वहां चक्कर काट रहे थे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग का मतलब है पाकिस्तानी अमेरिकन, हम जाके कहते थे कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को सपोर्ट ना करें, आप पाकिस्तान को एड ना दें। एक मुकाम पर मुझे अफसोस से ही कहना पड़ता है कि 2 ग्रुप एट द सेम टाइम कांग्रेस में मौजूद थे। एक ग्रुप प्रेसिडेंट मुशर्रफ की सपोर्ट के लिए हॉल के चक्कर काट रहा था कांग्रेस के, और एक उनके मुखालिफ में, विच वॉज वेरी सैड, वेरी ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुहेल साहब, एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने देखी है वहाँ पे खास तौर पे, और वो ये है कि आपको मालूम है कि वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए फंड रेजर्स जो हैं वो अरेंज करते हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों के पास, जिन कम्युनिटीज़ के पास ज़्यादा पैसा होता है, जो ज़्यादा पैसा देने के काबिल होते हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स के करीब भी जाते हैं, पहुंच पाते हैं और उनसे कमिटमेंट्स भी अपने इशूज़ के ऊपर ले पाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैंने देखा है कि वो इस मामले में बड़े पीछे हैं। पैसे देते हुए ख़ास तौर पर किसी कैंडिडेट के लिए, तो वो ज़रा 10 बार सोचते हैं कि क्या हमें देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। ये कोई असेसमेंट ठीक है मेरी या गलत है? जी आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी आप स्टैटन आइलैंड में देखिए, वीटो फसेला जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थे वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनका तो डिफिकल्टी भी क्या हुई, उनका तो कोई पुलिस स्कैंडल भी हो गया था। जी स्कैंडल हुआ जिसकी वजह से ये सीट विकेट हो गई। जी ठीक। ये सीट विकेट हुई तो इमीडिएटली डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये जो सर्च हुई है इसके ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज किया और माइक मैकमहन आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी को लास्ट 2 मंथ से यूनिफाई करने की कोशिश की और कहा कि आप माइक को सपोर्ट करें। इनके लिए हमने फंड रेजिंग किया। हम अल्टीमेटली आपको पता है कोशिश करके हम सक्सेसफुल हुए और हमने पिछले वीक उनके लिए $10,000 रेज किए, उनको घर बुलाया और इंशाल्लाह वो आज कामयाब हो जाएंगे। लेकिन देखिए जिस दिन हमारे पास वो 12 बजे लंच कर रहे थे और 10,000 हम रेज कर रहे थे, 2 घंटे बाद टोट हिल के ऊपर इंडियन कम्युनिटी ने उनका एक लार्ज फंड रेजर किया हुआ था जिसमें 3 टाइम्स हमसे ज्यादा पैसे इकट्ठे किए गए। तो अब हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं कहती कि आप इंडिया के खिलाफ काम करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारी भी सुने, उनकी भी सुने और ऐसी पॉलिसी बनाएं जो पाकिस्तान एज ए इत्तेहादी के तौर पर आपके साथ दे रहा है उसको वो हर्ट ना हो। चलें तो इसमें हम अल्लाह करे कि आप कामयाब हों और सुहेल साहब जो आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिएगा और आप जैसे लोग मजीद अगर मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो आपस की जो डिवीजन है वो ख़त्म हो और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एलिवेट हो सके। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल मुज़फ़्फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क से, और वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो मसाइल हैं वो वाक़तन हैं, और हम लोग वहाँ पे भी अमेरिका में भी ख़ासे डिवाइडेड हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे हम अपने छोटे छोटे मफादात के तहत, कुछ शख्सी मफादात के तहत, कुछ ग्रोही मफादात के तहत हम अपने मुल्क को ना चाहते हुए भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। मैं हमेशा वहाँ पे भी कहता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा अपने तमाम अमेरिकन भाइयों से जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं कि वहाँ पे कम से कम वहाँ पे जाके अपनी जो पाकिस्तान की सियासत है वो ना करें, वहाँ पे जाके अमेरिका की सियासत करें और अपना नाम जो है वो मनवाने की कोशिश करें। क्योंकि जो भी बात सुहेल साहब कर रहे थे कि हम एक ग्रोह जाता है हमारी तरफ से तो वो कहता है कि जी आप ये करें, दूसरा चला जाता है तो वो कहता है कि जी आप ये ना करें। तो इस लिहाज से एक जो सुनने वाला भी होता है वो भी समझ जाता है कि ये लोग तो आपस में ही डिवाइडेड हैं, लिहाजा इनसे अब क्या बात करनी है और इनके इश्यूज़ को आगे लेके क्या बढ़ना है। ये इश्यूज़ हैं। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश फिर करूँगा कि आप हमें कॉल्स करें। ख़ासे लोग जो हैं वो कॉल्स कर भी रहे हैं, लेकिन बीच में चूँकि हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे होते हैं इसलिए उनकी कॉल्स ड्रॉप भी हो जाती हैं। लेकिन आप हौसला मत हारिएगा, हौसला हारना जो है वो अच्छी बात नहीं है। डोंट गिव अप, आप हमें कॉल करते रहें। रोल ऑफ इकॉनमी की भी बात थोड़ी सी कर लें कि वहाँ पे जो अमेरिकन इकॉनमी है, आपको मालूम है इस वक्त बड़ी ही शदीद धचके के बाद थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है कि उसको सहारा दिया जाए, और आपको मालूम है कि $700 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज जो दिया गया था मुख्तलिफ जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनको बैंकरप्सी से बचाने के लिए, वो एक ख़ासा कंट्रोवर्शियल इशू था। और उसके बाद आपको मालूम है कि वहाँ पे लाखों की तादाद में जो ले ऑफ हुए हैं लोग, वो भी एक इशू है। और ख़ास तौर पे जो ट्रेड सरप्लस 2000 में था वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल श्रिंक हो के अब डेफिसिट में चला गया है, और $10 ट्रिलियन का जो नेशनल डेट है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। और मैं तीसरी चौथी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि नेशनल डेट का जो क्लॉक था न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में, वो अपने जो उसके डिजिट्स थे वो उसके कम पड़ गए, और फिर उनको वो न्यूयॉर्क में जो क्लॉक था उसको हटाना पड़ा, नीचे उतार के उन्होंने उसमें 3-4 डिजिट्स मज़ीद ऐड किए और फिर उन्होंने दोबारा उसको इंस्टॉल किया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका का जो नेशनल डेट है वो किस हद तक बढ़ रहा है। हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है, और हमारे साथ एक और कॉलर हैं अमेरिका से ही, और बात करते हैं उनसे कि वो कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सा बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं जी, कहाँ से? जी मैं अल्ताफ़ खान बोल रहा था, इंडियाना से, यूएस। इंडियाना यूएस से अल्ताफ़ खान साहब जी, फरमाइएगा क्या कहेंगे? बस मुझे यही कहना था कि इलेक्शन के सिलसिले में कि ये कसाना साहब से बात अगर हो सके तो। आप बात कसाना साहब से कर रहे हैं जनाब, ऑन एयर हैं, लाइव थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आप जो सवाल कर रहे थे लोगों से कि किस वजह से ओबामा को वोट दे रहे हैं, तो उसमें मुझे ये कहना था कि सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 8 साल में जो एटीट्यूड अमेरिकन गवर्नमेंट कर रहा है दुनिया में, और अपने आप को इतना गिरा लिया है जिसकी वजह से न सिर्फ दूसरे दुनिया के लोग तंग थे इस गवर्नमेंट से, बल्कि अमेरिकन की मेजॉरिटी भी इनसे तंग आ चुकी थी। अमेरिकन की मेजॉरिटी रिपब्लिकन से तंग आ चुकी है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि अमेरिकन खुद जो हैं, जो कि रिपब्लिकन हैं, वो भी उनको वोट नहीं दे रहे। मैं इंडियाना में हूँ, इंडियानापोलिस इंडियाना में। लेकिन इंडियाना तो मुझे याद पड़ता है कि इसके 11 इलेक्टरल वोट्स हैं और ये अभी तक अनडिसाइडेड है, ये अभी तक ब्लू या रेड नहीं हुई है। जी हाँ, इसकी वजह यही है कि ये रिपब्लिकन है, और जब भी इलेक्शन खत्म होते थे आधे एक घंटे बाद जो है मीडिया ये कह दिया करता था कि इसमें रिपब्लिकन जीत गए। लेकिन इस साल ये सिचुएशन है कि मैं समझता हूं कि कुछ टाइम लेंगे अनाउंस करने में, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि मैकेनी शायद जीते यहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल है अल्ताफ साहब, एज वी स्पीक मिस्टर ओबामा इज राइट देयर इन इंडियानापोलिस, और वो कैंपेन कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो अगर लोगों को एनर्जाइज कर सके और खासतौर पर यूथ को एनर्जाइज कर सके तो हो सकता है वो विन कर जाए इंडियाना में। हाँ, कर सकते हैं, ये तो अब शाम को ही पता चलेगा। लोग तो उम्मीद से हैं, लेकिन ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है पूरे अमेरिका में कोई ऑर्गेनाइज करके तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन मेजॉरिटी मैं समझता हूं कि 75% से ज्यादा मुस्लिम जो है वो ओबामा ही को वोट दे रहे हैं। ठीक है, और वैसे वहाँ पे मुस्लिम आपके इंडियानापोलिस में कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं? मुसलमानों की मैं समझता हूँ कि 4-5 थाउजेंड से कम नहीं है।
अच्छा, ठीक है। और जाहिर है कि और किसी दूसरे ये कि मुझे ये कहना था कि 2000 में जो इलेक्शन हुआ था, आपको शायद याद, आपको 2000 में जो इलेक्शन हुआ था आपको याद होगा जी 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 कि अमेरिकन मुस्लिम्स ने पहली दफा ऑर्गेनाइज करके अनाउंस किया था कि बुश को वोट देंगे सिर्फ इस वजह से कि गोर ने लिबरमैन को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रखा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जबकि ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन उसका खुमियाजा जो है वो आज सब भुगत रहे हैं। चलिए, अल्लाह करेगा कि ऐसा खुमियाजा आइंदा ना भुगतना पड़े। अल्ताफ साहब, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह बात होगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अल्ताफ खान साहब इंडियाना से बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ नाज़रीन कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं वो इस दफ़ा एक मखमसे का शिकार थे कि आपको मालूम है कि ओबामा के ऊपर एक स्मीयर कैंपेन चल रही थी कि वो मुसलमान हैं, उनका बैकग्राउंड मुसलमान है, वोट मैकेन नॉट हुसैन, इस तरह की एक वहाँ पे कैंपेन चल रही थी। हमारी इतलात के मुताबिक जो अमेरिकन मुस्लिम टास्क फोर्स है और जो दीगर वहाँ पे जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ओबामा कैंपेन की तरफ से बड़े हाई ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें एंडोर्स ना कीजिएगा। नॉर्मली वो एंडोर्स करते हैं, पिछली दफ़ा भी उन्होंने किया था, इस दफ़ा भी वो करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मना किया है कि अगर आप हमें एंडोर्स करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। लोग फिर प्रोपेगेंडा करेंगे कि हमारे लिए कि मुसलमान जो हैं वो ओबामा को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा वो उनका बैकग्राउंड है तो इस वजह से। तो उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि इस दफ़ा एंडोर्स ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा डिसीजन है, बजाय इसके कि उसका नुकसान होता ओबामा को और मुसलमानों को भी ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली नुकसान होता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको इस दफ़ा कैंडिडेट किसी को भी एंडोर्स ना किया जाए। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये ज़रूर कहा कि गेट आउट द वोट कैंपेन जो है वो मैक्सिमम तरीके से चलाई जाए। और हम कल भी बात कर रहे थे डॉक्टर आगा सईद साहब के साथ, तो हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें मुसलमानों की जो मुख्तलिफ रैलीज़ हैं उनका अहतमाम किया गया है। ओहायो में, वर्जीनिया में, इसी तरह मुख्तलिफ जो दीगर स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया में भी ख़ास तौर पर, तो वहाँ पे उन रैलीज़ के ज़रिए जो मुसलमान हैं उनको एनर्जाइज़ करने की और उनको घर से निकल के वोटिंग और पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर इस तरह होता रहा, हमने पहले भी 2000 में भी देखा था, 2004 के इलेक्शन में भी देखा था कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम कैंडिडेट्स की भी तादाद बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी भी तादाद बढ़ रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलमान सिटीजन्स हो रहे हैं अमेरिका के, वो भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वोट्स की, और उनमें एक ट्रेंड बन रहा है कि हमने इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है। और ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरा बिल्कुल इस बारे में मैं तयक्कुन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानीज़ और मुस्लिम्स वहाँ पे जो रहते हैं उनके मसाइल का हल सिर्फ इस चीज़ में है कि वो जितनी भी जल्दी हो सके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएँ और अपना जो वज़न है उसको एक्नॉलेज करवाएं और अपने आप को रेलेवेंट साबित करें। क्योंकि अगर वो अपने आप को रेलेवेंट साबित नहीं करेंगे तो खा वो कितनी भी बड़ी तादाद में होंगे, वो वहाँ पे डॉलर्स तो कमा सकेंगे लेकिन वहाँ पे अपना जो वज़न है उसको रेलेवेंट साबित नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये जो एक सिलसिला चल रहा है, हमारे कॉलर्स हमें बता रहे हैं, हमें मज़ीद कॉल्स करके अपने जो तासुरात हैं उनसे आगाह कीजिए और बताइए कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। नंबर्स वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ, 9212-645 और दूसरा नंबर है 920-6541। हम लोग लाइव इस वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं और मैं चाहूँगा कि PTV ग्लोबल के नाजरीन जो अमेरिका में हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल्स करके बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वोटिंग कैसी चल रही है, मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ जगहों से वोट करके वापस आए हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा वहाँ पे हंगामा है, किस तरीके से एक हुपला जो क्रिएट किया गया था इस इलेक्शन के हवाले से वो कैसा जा रहा है और किस तरीके से वोटिंग हो रही है। मैं इकॉनमी की बात कर रहा था और इकॉनमी का जब जिक्र आता है तो उसमें आपको मालूम है कि वहाँ पे लीमैन बैंक, AIG जो इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी थी और बहुत ही लोग उससे मुंसलिक थे, उनकी बैंकरप्सी हुई और उसके बाद मुख्तलिफ बैंक्स जो थे वो डूबना शुरू हुए। तो फिर अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सोचा कि इनको बेल आउट किया जाए। इसमें फिर दो आरा थी कि क्या बेल आउट किया जाना चाहिए और कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे कि इसको बेल आउट नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब बेल आउट करने का ये है कि आप जो वो लोग के जो अमेरिका के आम लोगों के जो टैक्स पेयर्स के पैसे खा रहे थे, चूस रहे थे, निचोड़ रहे थे, आप उनको बेल आउट कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप आम अमेरिकन जो हैं, आम अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं, बिजनेसमैन छोटे छोटे जो हैं उनको आप बेल आउट करें, ना कि आप उन लोगों के। आपको मालूम है कि जो कॉरपोरेट मेलफिसेंस हुआ करती थी वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो थी, एक एक
CEO जो है वो $100 मिलियन और $150 मिलियन तक की सालाना सैलरीज लिया करता था। ये जो एक कल्चर था उसको कंडेम और उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमने देखा कि वो ऐसा नहीं हो सका है। और जिन जिन कंपनीज़ को अमेरिका में बेल आउट किया गया उनमें से अक्सर को हमने देखा कि जैसे ही उनको पैसे मिले उन्होंने बड़े बड़े फंक्शंस और बड़े बड़े जनाब उनके जो बड़े एग्जेक्टिव्स थे उन्होंने बड़े बड़े होटल्स में स्वीट्स बुक करके वहाँ पे उस पैसे को उड़ाना शुरू कर दिया, जिसका फिर एक और स्कैंडल जो है वो सामने आ गया और लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये इकॉनमी का वहाँ पे सूरत हाल थी और जिसका आपने देखा कि इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा और पूरी दुनिया में लोग जो थे वो इस हवाले से बातें कर रहे थे कि ये अमेरिका में क्या हो रहा है। यूरोप में उसका असर पड़ा और ब्रिटेन में भी कुछ बैंक्स जो हैं उससे मुतासिर हुए, हत्ता कि पाकिस्तान में भी मामला जो हैं वो खासे दिगरगूं हुए, उसको भी अब कंट्रोल करने की पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट इशू था वॉर ऑन टेरर के हवाले से, वॉर ऑन टेरर जो है वो इस सब हमने देखा कि 3 डिबेट्स जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई उनमें से 2 के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बाकायदा ज़िक्र हुआ। बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो डिबेट्स के दौरान दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे उन्होंने इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको हमने देखा कि एक पहली दफ़ा कभी भी इस तरह डिटेल में जाके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में पॉलिसी स्टेटमेंट्स डिबेट्स के दौरान कम अज़ कम कभी नहीं हुई थी, लेकिन हमने देखा कि इस दफ़ा हुआ है। नेशनल डेट जो मैंने आपको बताया कि $10 ट्रिलियन का हो चुका हुआ है और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्टेड बजट डेफिसिट है वो तकरीबन $700 बिलियन का है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट डेफिसिट हो सकता है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे और मसाइल को हल करने के लिए कोशिश जो है वो अभी से होनी चाहिए। लिहाजा इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक न्यूज़ ब्रेक का टाइम आन पहुंचा है। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी बात आगे बढ़ेगी और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमें कॉल्स कीजिएगा और अपने तासुरात से हमें आगाह करते रहिएगा। सी यू आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक। आइंदा 4 साल के लिए सदर मुंतखब करते हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से अमेरिका में और कॉलर्स का भी सिलसिला जारी था। और कॉलर्स की जब बात आती है तो नंबर्स एक दफ़ा फिर मेरा ख्याल है कि हम अनाउंस कर दें ताकि ये जो हमारा सेगमेंट है ये लास्ट सेगमेंट है। 3 बजे तक हम यहाँ पे अभी होंगे। आपके पास एक और चांस है, आखिरी चांस है इस वक्त रात तक के लिए कि आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 9212-645 और दूसरा नंबर है 92065441। इस पर आप हमें कॉल्स कीजिए और हमें बताइए कि आप इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। ये इस वक्त एक ग्लोबल इशू बन चुका हुआ है, पूरी दुनिया इस वक्त इसमें इंटरेस्ट ले रही है और हमें मुख्तलिफ लोगों की जो कॉल्स आ रही हैं वही हमें बता रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इन इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि हर आदमी, हर शख्स पूरी दुनिया में जहाँ पे भी वो मौजूद है वो ये चाहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी आए वो एक नई पॉलिसी लेकर आए और गुज़श्ता 8 साल से थोड़ी सी शिफ्ट आए और लोगों को ज़रा सुकून का सांस भी जो है वो मुयस्सर आ सके। इस पर मज़ीद हम बात करते चले जाएंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल्स करके अपने जो कंसर्न्स हैं, अपने तासुरात जो हैं, आपकी जो ओपिनियन है वो भी आप हमें बताइएगा और हमें बताइएगा कि जिन लोगों ने वहाँ पे वोट किया है वो वोट किस तरह किया है, किन इश्यूज़ की बुनियाद पे किया है, ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे लोग वोटिंग में जाते हुए क्या सोच रहे हैं और मुख्तलिफ जो तासुरात हैं वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमें कॉल जो आ रही हैं, लेट मी चेक अनदर कॉल। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब? साहब जनाब अली, आप ऑन एयर हैं, बताइएगा क्या कहेंगे? जी, मैं इखलाक अब्बासी बोल रहा हूँ रियाद सऊदी अरब से। जी अब्बासी साहब सऊदी अरबिया से, फरमाइएगा क्या कहेंगे? जी सर, पहले तो मुबारकबाद दूंगा आपकी, माशाल्लाह कंपेयरिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा ये कि मैं पूछना चाह रहा था कि अमेरिकन जो इलेक्शन है वो हमारी सियासत पर किस तरह असरअंदाज होंगे? चलें, जो मौजूदा नए सदर होंगे। ठीक है, आप मुझे जरा बता दें। असरअंदाज होंगे हमारी पॉलिसी? हमारी ओपिनियन तो आप सुनते रहते हैं, आप बताएं कि आप सऊदी अरब में बैठ के
क्या सोच रहे हैं कि अमेरिकन पॉलिसीज़ सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज़ को कैसे मुतासिर करेंगी? आप उधर का ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं ना, ताकि आपका व्यू हम ज़्यादा जान सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक हम लोग हमारी सोच में चेंज नहीं आएगी, पाकिस्तानियों की सोच में चेंज नहीं आएगी या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की सोच में चेंज नहीं आएगी, तो वो तो उनका कोई भी सदर होगा वो तो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। भाई साहब आप हेलो, लाइन कट गई है भाई साहब की, और मैं चाह रहा था कि मैं उनसे पूछूं कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानीज़ हैं वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। हमारी ओपिनियंस तो नाज़रीन आप सुनते रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ही ओपिनियंस देता रहूं और आपको बोर करता रहूं। मैं चाहता हूं कि लोगों की और आपकी जो आरा हैं वो हम तक पहुँचें, हम उनको आगे पहुँचाएँ और लोग इसको शेयर कर सकें, क्योंकि इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनन एक्चुअली। तो लेट्स सी अनदर कॉलर वी हैव फ्रॉम वेयर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं जाहिद बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जाहिद इसरार साहब। डॉक्टर जाहिद साहब कहाँ से? दुबई से। दुबई से। डॉक्टर जाहिद साहब प्लीज फरमाइएगा जी, क्या कहेंगे? इसरार साहब, आज आपका टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी कौम को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इंसान जब जद्दोजहद करता है, हिम्मत करता है, तो वो अमेरिका का एक काला प्रेसिडेंट भी बन जाता है। मेरा पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज है कि इस मुल्क के साथ मोहब्बत करो और इस मुल्क को अमेरिका से बहुत ऊपर ले जाओ। ब्यूटीफुल, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, ब्यूटीफुल मैसेज, आई अप्रिशिएट इट। और आपने मेरे दिल की बात कही है, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मार्टिन लूथर किंग की आपको स्पीच का कुछ इक़्तिबास साथ सुनाए थे, आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो थी, उसमें भी उन्होंने बताया था। आपने बहुत अच्छा मैसेज किया है, और अल्लाह करे कि हम इसके ऊपर अमल कर सकें। अनदर कॉलर, लेट्स सी हु इज़ इट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी? हेलो, वालेकुम सलाम जी बताइएगा जी, बताइएगा जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई? मेरा नाम खुर्रम है जी, खुर्रम शेख, और मैं वाशिंगटन डीसी से बात कर रहा हूँ जी। डीसी से खुर्रम शेख साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे? जी, मैं किसाना साहब का प्रोग्राम सुन रहा था, और इसमें उन्होंने कहा था कि हम क्या अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि मेरे घर में हम 3 वोट्स हैं, और हम तीनों ही डिवाइडेड हैं। और जिस तरह मेरे वाले साहब हैं वो ओबामा को वोट दे रहे हैं, और मेरी वाइफ भी ओबामा को वोट दे रही है, जबकि मैं जो हूँ आई एम गिविंग वोट टू मैकेन। अच्छा। और मेरी जो डॉटर है, शी इज लाइक इन अ वेरी, उसमें है कि व्हाई वी आर सो डिवाइडेड। अब पापा और मेरी बेगम जो इसलिए दे रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ओबामा को वोट दे रही है। ठीक है। जबकि मैं मैकेन को इसलिए वोट दे रहा हूँ कि ओबामा इज प्रॉमिसिंग टू बिग, and he will not be able to fulfill his promises without putting a lot of taxes on people. जबकि McCain जो कह रहे हैं, McCain ने ये कहा है कि I will put the taxes, but those will be value added taxes. ठीक है। और वो taxes across the board होंगे, ये नहीं होगा कि people who are above $250,000 will be taxed. ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें खुर्रम साहब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप वोट जो दे रहे हैं, या आपने जो अगर दिया है तो आपने असम्पशंस की बेस के ऊपर वोट दिया है, और उन लोगों ने जो वोट दिया है वो रियलिटी की बेस पे वोट दिया है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आपने अस्यूम करते हुए कि ओबामा के जो प्रोमिसेस हैं दैट विल बी टू बिग, तो अभी तो ये देखना पड़ेगा कि वो टू बिग हैं या हो सकता है वो उनको अचीव कर लें। नहीं, आप ये देखिए ना कि सीनियर बुश 1990 में जब इलेक्शन हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि आई वोंट पुट एनी टैक्सेस ऑन एनीबॉडी, लेकिन एज सून एज ही गॉट द प्रेसिडेंसी, आते साथ ही पुट हैवी टैक्सेस ऑन पीपल, एंड पीपल हैव टू पे लॉट ऑफ प्राइस, बिग प्राइस फॉर दैट। चलें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब। और बस अपने घर में ये वोटिंग की हद तक डिवीजन्स रखिएगा, बाकी मामला ठीक रखना चाहिए। ठीक ठाक आप मामला को संभालिएगा। थैंक यू वेरी मच खुर्रम शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वाशिंगटन डीसी से खुर्रम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। खामंद अगर एक तरफ जा रहा है तो वाइफ किसी दूसरी तरफ वोटिंग कर रही है, तो
तो मेरा ख्याल है कि नथिंग बैड विद इट, लेकिन इसमें यह है कि जो असम्पशंस हैं उनकी बुनियाद पे मेरा ख्याल है कि फ़ैसला नहीं करना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। लेकिन अगर मैकेन को आप वोट देते हैं तो ऑब्वियसली मैकेन का मतलब यह है कि आप रिपब्लिकन टिकट को वोट दे रहे हैं, तो रिपब्लिकन टिकट का मतलब यह है कि 4 more years ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। तो पार्टी वही है जो पिछले 8 साल से आ रही है, अगर वही आपने दोबारा देखना है तो इट्स योर चॉइस। और अमेरिका में रहते हुए, ख़ास तौर पर DC में रहते हुए, अगर आप समझते हैं कि रिपब्लिकन सूट यू तो मैं क्या कह सकूं। एनीवे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे इसी हवाले से। और मैं जो पहले बात कर रहा था इसमें इलेक्टरल कॉलेज के हवाले से, आपको मालूम है कि 538 टोटल इलेक्टरल वोट्स हैं और उसमें जो अभी तक का जो अंदाज़ा है मुख्तलिफ पोल्स के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि जी ओबामा साहब जो हैं वो मोर दैन 291 बड़े सेफ़ किस्म के तरीके से वो वोट्स ले जाएंगे। अगर 291 वो लेते हैं तो 270 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, तो अगर वो 270 से ज़्यादा ले जाते हैं तो वो कामयाब हो सकते हैं। लेट्स गो बैक टू द कॉलर्स, और इस वक्त हमें न्यूयॉर्क से कॉलर ने ज्वाइन किया है और देखते हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं न्यूयॉर्क से? मैं शौकत अली बोल रहा हूँ। शौकत अली साहब न्यूयॉर्क से, फरमाइएगा जी, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा 2-3 बातें। जो एक तो पहले नंबर पर ये अपना टीवी का सिस्टम जो है आपका, जरा जल्दी कीजिएगा, अपने टीवी की आवाज़ बंद करते हुए, हमारे पास टाइम बहुत कम है जी। पहले नंबर पर तो टीवी का मसला है ये। अब आज तो चलो डायरेक्टली आप इस्लामाबाद से नशरियात हो रही है, इसके अलावा पहले या इसके बाद कहाँ से होती है? मुझे आप अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में जरा बात करें। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग फोकस करें। वो उसकी भी बात कर लूंगा। नहीं, जो मैंने पूछी है, मेरा सवाल है। मैं आई एम सॉरी शौकत साहब, हमारे पास इस वक्त ज़्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो कॉलर्स हैं वो ब्रीफ रहें और ब्रीफ रहते हुए हमें क्वेश्चंस करें, और अपने जो बल्कि क्वेश्चन करने की बजाय हमें आप अपने तासुरात बताएं। हमारी जो नशरियात हैं वो इस्लामाबाद से होती हैं और इस्लामाबाद इज़ द मेन नर्व सेंटर ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न, और यहीं से तमाम दुनिया में हमारी जो नशरियात हैं वो जाती हैं। ये हमारा चागी स्टूडियो है और चागी स्टूडियो से इस वक्त हम पाकिस्तान टेलीविज़न के जो ग्लोबल नर्व सेंटर है उसमें बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके जो तासुरात हैं वो हमारे तक पहुँचें और उन तासुरात को हम पूरी दुनिया से बात कर सकें। लेट्स हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? पेरिस से बोल रहा हूँ। पेरिस से कौन साहब? दिक्साना जी, किसाना साहब फरमाइएगा जी। मैं देख रहा हूँ इलेक्शन आपका डायरेक्ट देख रहा हूँ अमेरिका के मुतालिक जी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ के साथ में भी बहुत पोजिशन होती है। जब अमेरिका का इलेक्शन होता है यहाँ पे लोग बड़े इतिहास से और बड़े तरीके से देखते हैं, पाकिस्तानी भी हो या गैर मुल्की भी हो या फ्रेंच भी हो। तो मैं भी इसी शौक से देख रहा था, तो मैंने कहा आपको अपनी राय पेश करूँगा थोड़ा सा। चलें, अपनी राय पेश करें फिर आप। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे भी जो होता है ना, ये जो इलेक्शन होता है चाहे गवर्नमेंट डेमोक्रेट है या रिपब्लिक है, इन मुल्कों की अपनी पॉलिसी होती है, समझे नहीं। ज्यादा तो जो मौजूदा हुकूमत है वो तो बुश में थी, ठीक। तो जो सोशलिस्ट हुकूमत है उनकी वो कोशिश होती है कि डेमोक्रेट पार्टी आए। चलें, गुड, वेरी गुड। चलें, आप पाकिस्तान के लिए दुआओं में हिस्सा जरूर रखा करें और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट अमेरिका में आए तो हमारे मुल्क के लिए अच्छी आए, जो भी है पॉलिसी उनकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अपने मफाद को मद्देनजर रखकर वो बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान उनको कोशिश होती है जो भी काम किया जाए अपना वो मसला रखते हैं पहले मद्देनजर, पाकिस्तान को बाद में देखते हैं, एशिया को बाद में देखते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को उनके कंप्रोमाइज में रहना पड़ता है कि अपनी जो पोजिशन होती है मसले से नहीं कर सकते उन पे हम। चलें, थैंक यू वेरी मच किसान साहब, आपने बात की और वाक़तन वो अगर अपने मफादात को आगे रखते हैं तो हमें भी अपने मफादात को आगे रखते हुए उनसे बार्गेन और उनसे निगोशिएशंस करनी चाहिए ताकि हम अपने मफादात को अच्छे तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। हमारे कॉलर्स जो हैं वो इस वक्त मैंने फ्लड गेट्स जो हैं वो खोल दिए हैं, अब आप जितनी चाहें कॉल्स कर सकते हैं। हमारे पास टाइम बहरहाल कम रह गया। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, कौन सा बोल रहे हैं जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जनाब मैं सऊदी अरब जद्दा से जुल्फकार बोल रहा हूँ। जुल्फकार साहब जद्दा से, फरमाइएगा क्या कहेंगे जी। जी जनाब, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन मेरा ख्याल है शायद आप सुने ना या टाइम नहीं, मुख्तसरन आप अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से बताइएगा क्या कहेंगे। अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से ये बात है कि मैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मीडियाज आते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही क्यों अमेरिकन इलेक्शन के पीछे पागल हुआ है?
हमें किसी इंडियन चैनल पे, किसी और चैनल पे इतना वो नजर आता है जितना कि पाकिस्तान में अमेरिकन इलेक्शन का एक हवा खड़ा कर दिया गया है। चलें ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा उसका। चलें इसमें मैं मज़ीद बात करता हूँ, थोड़ी सी आपको बताता जाऊँ कि अमेरिकन इलेक्शंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो ये है कि ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और फिर हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं, हमारी तकरीबन तमाम कौम ये चाहती है कि जो पिछले 8 साल की पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हों, और हम बड़े मुद्दत से और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वहाँ पे चेंज आएगी और कब हमें सुख का सांस मिलेगा। और आप जो लोग वहाँ पे सऊदीया में और दीगर ममालिक में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मसाइल में थोड़ी सी कमी आएगी। आप ये जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो कि आपके साथ होता है, आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो ज़रा कम होगा। वॉर ऑन टेरर के बहाने जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं और जिस तरीके से हमारी सॉवरेंटी को क्वेश्चन किया जाता है, बार बार उसको वायोलेट किया जाता है, उसमें कमी आएगी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है। मज़ीद कॉलर से बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। लेकिन साथ साथ मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा था कि 270 इज़ द मैजिक नंबर। 270 का जो मैजिक नंबर है, अगर वो अचीव कर लेते हैं सेनेटर ओबामा, तो ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मोर 4 years। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कि 291 तो वो कह रहे हैं कि इनको मिलने वाले हैं, और 157 जो हैं वो मैकेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रल वोट्स बैग कर लेंगे। लेकिन 90 जो वोट्स हैं इलेक्ट्रल वोट्स, वो टू क्लोज टू कॉल हैं, और उसका मतलब ये है कि उसमें मसाइल हो सकते हैं दोनों कैंडिडेट्स के लिए। तो अब देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। और साथ साथ चूँकि कांग्रेशनल इलेक्शंस भी हैं, और उसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फिलिबस्टर प्रूफ एक मेजॉरिटी जो है वो वहाँ की ज़रूरत है, और अगर वो आ जाती है तो दैट विल बी एन एडिड एडवांटेज फॉर द डेमोक्रेट्स। तो इसमें ये भी आपको बताता चलूँ कि आज हमें जो पहले एक ईमेल आई थी जो बाइडन की, उसके बाद एल गोर की, तो वो देखते हैं उसमें वो क्या लिखा है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर अकबर ख्वाजा साहब वाशिंगटन DC से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, आप वाशिंगटन DC में बैठे हुए इस वक्त, मेरा ख्याल है कि आपने वोट कास्ट कर लिया होगा, बताइएगा कि क्या माहौल है वहाँ पे? वोट नहीं, मेरा वोट नहीं है। मैं मल्टी पार्टी एक डेलीगेशन आया हुआ है पाकिस्तान से वाशिंगटन में, अच्छा, इलेक्शन ऑब्जर्व करने में। तो मल्टी पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, ठीक, तो हम ऑब्जर्व करने आए हुए इलेक्शन। अच्छा, दैट्स राइट। तो क्या ऑब्जर्व किया है आपने अभी तक? Well, basically as compared to the previous year, long queues हैं और काफी बड़ा turnout expected है। और अभी तक जितने लोगों से हमारी बात हुई है तो काफी लोग डिटर्मिन्ड हैं, they are determined for a change। ठीक, तो आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है वहाँ पे अगर ओबामा जीत जाते हैं तो? भाई चेंज इसलिए कि मेजर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है टोटल इलेक्शन प्रोसेस को, दैट्स इकोनॉमी। और इकोनॉमी एक मेजर फैक्टर है। इनफैक्ट जब ये यूएस का जो फाइनेंशियल थोड़ा सा बैंकरप्सी की अनाउंसमेंट हुई फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो मैकेन ने काफी डिप लिया वहां से और ओबामा ने वहां से बहुत गेन किया, और वो मोमेंटम चला आ रहा है। और ये पिछले 2 महीने तक की बात है कि ये दोनों इवन जा रही थी इनकी रेटिंग, और यकदम इनकी सारी रेटिंग में गैप आया। रात को हमने एक रैली अटेंड की वर्जीनिया में, मनासस में, और ओबामा की तकरीबन 100,000 लोग आए। और वर्जीनिया इज कंसिडर नॉर्मली रिपब्लिकन स्टेट, लेकिन लगता है कि रिपब्लिकन इस दफा वर्जीनिया से नहीं जीतेंगे, बल्कि जो इलेक्टोरल वोट्स हैं 13 के 13 ओबामा को जाए। चलें देखते हैं, इसमें रिजल्ट्स आने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सेनेटर अकबर ख्वाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाशिंगटन DC से हमें बता रहे थे कि वो एज एन ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद हैं और US इलेक्शंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं और देखते हैं कि वो कौन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? यू आर ऑन द एयर। तारिक मसूद अर्ज कर रहा हूँ सर, इंग्लैंड से। तारिक मसूद साहब, इंग्लैंड किस जगह से? इंग्लैंड, बर्मिंघम से जी। बर्मिंघम से। अपने टीवी की आवाज़ कम करके ज़रा बताइएगा कि क्या कहेंगे। हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा था, मुझसे एक कॉलर पहले भी आए हैं और उन्होंने ये आपसे कहा है
कि ये जो हमारी मीडिया पर बहुत भूतफार हो चुका है कि अमेरिकन इलेक्शन कौन सदर बनेगा कौन हारेगा, तो सर जो आपने जवाब दिया उसका कि हमें सुख का सांस मिलेगा किसी एक के सदर बनने से, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने जवाब से भी मुतमईन नहीं होंगे कि किसी अमेरिकी का सदर बन जाना या हार जाने से हमें सुख का सांस मिल जाएगा। मेरे ख्याल में हमें सुख का सांस सर कौमी गैरत पैदा करने में और अपने मुल्क से वफादारी करने में मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपने सही कहा है और इसमें दो आरा नहीं हो सकती हैं। मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हमें उम्मीद है और दुआ भी है कि वहाँ पे सेंस प्रिवेल करे और वहाँ पे जो पॉलिसीज़ पिछले 8 साल की चल रही हैं वो ज़रा बेहतर हो सकें। इस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि हर पाकिस्तानी ये इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ पे कुछ बेहतर हालात हों। आप शायद बर्मिंघम में बैठ के उन लोगों की ट्रवेल्स का और तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिनके ऊपर रोज़ाना आए दिन कोई ना कोई बम्बार त्यारा या ड्रोन्स जो हैं वो आके बमबारी करते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हर आदमी जो है वो चाह रहा है कि एक चेंज आए। हमारी गैरत बड़ी प्री रेक्विजिट है, वो होनी चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं है। हमें मज़ीद कॉलर्स का इंतज़ार है, हमें कॉल्स कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं US इलेक्शंस के हवाले से और आपकी जो ओपिनियंस हैं वो इस हवाले से क्या हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमें जो ईमेल मौसूल हुई है एल गोर की तरफ से, जो कि वो साबिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हेलो इस्रार किसाना, बाय द नैरोएस्ट ऑफ मार्जिन्स वी lost our chance to elect John Kerry president in 2004 and cut short the disastrous course of the past 4 years. In 2000 and 2004, just a small difference in voter turnout would have made the difference. This time around, that difference could be you. That's why I'm asking you to consider taking the day off to volunteer on election day, Tuesday, November the 4th, which is today, to help carry Barack Obama to victory. I know that this is not possible for everyone, but if you can, I would like for you to sign up to get out the vote on election day so that we can finally bring the change this country needs. With so much at stake, your phone calls or door knocking could be the difference between setting our country back on the right path or another 4 years of dangerously irresponsible policies. The passion and enthusiasm of Barack's movement for change is so exciting and so important, but it will only count if we turn that passion into votes on election day. And as strong as we are right now, it could still come down to a few votes in 1 or 2 battleground states. It's up to each of us right now to commit to doing everything we can. Thank you, Al Gore. ये एल गोर साहब ने हमें जो ईमेल आज भेजी है, कल जो बाइडन साहब की ईमेल हमने आपको सुनाई थी और उन्होंने भी यही कहा था कि गेट आउट द वोट जो कैंपेन है उसको आप आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, इट डजेंट मैटर कि कितनी बड़ी रैली हुई है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ कि कितने लोग उसमें से जाके वोट भी करते हैं। अनदर कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं नजमा हमीद बोल रही हूँ भाई, जद्दा से। जी नजमा साहिबा जद्दा से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोग वैसे तो कौम की चले बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मानते हैं, कौम को पूरा देते हैं, लोगों को होता है शौक कि हमें पता चले कि टीवी में, मुल्क में, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन भाई मुझे हैरत इस बात पे है कि जो लोग बाराक ओबामा की हिमायत कर रहे हैं कि वो मक्के में हमले की बात करता है और मुसलमान उसकी हिमायत कर रहे हैं, बड़ी समझ से बालातर है बात, और लोग उसको मुसलमान भी समझते हैं। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ जी, मैं हमतन गोश हूँ जी। तो दूसरा ये कि हम लोग यहाँ रहते हैं, आप यकीन जानिए ये मुसलमानों की जो पॉलिसी है पाकिस्तान में हुकूमत की, उसकी वजह यहाँ पाकिस्तानियों की जितनी इंसल्ट हुई है ना, यानी अरबी लोग पाकिस्तानियों से समझते कुछ नहीं है और वो ये समझते हैं कि बड़ा इनका तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, अपने लोगों को जो उठा के मारते हैं उसका क्या, यानी यही मैं बात कर रहा था बहन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जो पहले मैंने बात की थी वो यही की थी कि ये जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है और पिछले 8-9 साल से हो रहा है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए और इसको हमें देखना ये चाहिए कि ये कैसे ख़त्म होगा। आपने इज़्ज़त की बात की है, हमारी इज़्ज़त कोई आज से ख़त्म नहीं हुई हुई, बहुत अरसे से, कुछ हमारी अपनी हरकतों की वजह से, कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ पे जो आमरीत का दौरा रहा है, ख़ासे मसाइल रहे हैं, इसमें एक फैक्टर नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अगर उस डिटेल में जाऊँगा तो मसला ख़राब हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी? सर सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, इसरार कसानो साहब पीटीवी पर मैं फोन कर रहा हूँ। जी, आप कर रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं आप, और आप ऑन एयर हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइव हैं, क्या कहेंगे आप? बस सर यही कह रहा था, वो जदा से मेरे दोस्त ने फोन किया था। आपने टीवी की आवाज़ जरा कम कर दें। जुल्फकार नाम है, उसने फोन किया था कि इसरार साहब के साथ बात हुई थी। जी जी, फरमाएं। मैं बोल रहा हूँ, इसरार बोल रहा हूँ, आप बताएं क्या कहेंगे आप? और इसीलिए मैं कह रहा था कि वो कह रहा था कि अमेरिका के इलेक्शन पर क्या आपकी नजर है पाकिस्तानियों की। तो मैं अपने दोस्त को यही कहना चाहता था कि मुसलमानों का थोड़ा कत्ल गारत हुआ है इन 8 सालों में बुश के जमानों में, कि आप कह रहे हैं कि दूसरों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि ये चेंज हो, ताकि हमारे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ठीक और वो पॉलिसी आए जो कि हमारे पाकिस्तान मुल्क की सालमियत के लिए जो अच्छी हो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने वही बात की जो मैंने की थी, और ये असल में बहुत बड़ा इशू है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग चाहते हैं इसको या नहीं चाहते हैं, आइंदा जो 4 साल हैं कम से कम, अमेरिकन पॉलिसीज़ का जो मेन फोकस है वो ये हमारा एरिया होगा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये मेन फोकस होगा, इराक़ नहीं होगा। लिहाजा आप इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और मैं इसीलिए जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि जो अगली एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, अल्लाह करे कि उसमें सेंस प्रिवेल करे और वो हमारे जो मामलात हैं उनको उसी इंट्री केसेस के साथ और उसी सेंसिटिविटीज़ के साथ जो हमारी हैं उनको जांचने की कोशिश करे, उनके मुताबिक हमारी मदद करे, ना कि हमें डिक्टेट करे। एक और कॉलर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं जी? बोल रहा हूँ जी, किसाना साहब ही बोल रहे हैं जनाब, फरमाइएगा कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? साहब हाफिज साहब बोल रहे हैं न्यूयॉर्क तो। कैसी तबीयत? हाफिज साहब अल्लाह का शुक्र जी, तुसी सुनाओ। गामा जनाब थोड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, वेरी मतलब इंटरेस्टेड प्रोग्राम, बड़ी मेहरबानी और बड़ा अच्छा है। कम्युनिटी को कम अज कम ये है कि तुसी एजुकेट कर रहे हो और कम्युनिटी के ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ आउटपुट भी लै रहे हो। ठीक जनाब ये है कि इतना जी सूरत हाल है, तुसी तो रिसेंटली विजिट करके गए हो, मेरी बदकिस्मती सी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि मैं अचानक चला गया था। लेकिन इतना सूरत हाल है कि इकानमी जो है वो मैन इशू है, जिसकी वजह थी बराक ओबामा जो उसकी सूरत हाल तो बड़ी अच्छी है, लेकिन रेस जो फैक्टर है उससे जो इतना है वो गल असं ये नहीं कह सकते कि अमरीका जो बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। इतना भी वही प्रॉब्लम जी मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर है। ठीक ठीक बावजूद इसका कि बड़े नारे इतना अभी सुनते तुम भी इतना रह के गए सारा तो सामने सिस्टम बल्कि तुम तो बहुत इनसाइड टू भी जो इतना हालात में समझ हो। लेकिन मैं ये समझदा कि 9/11 के बाद जिस तरीके नाल इस गवर्नमेंट ने जी मौजूदा गवर्नमेंट है मुसलमानों को सिंगल आउट किया है, ठीक जो प्रॉब्लम ब्रुकलैंड के सानू आई और जिस तरीके इन्होंने जो साडा एक्टिव आदमी सी, जो साडे इदारे सन, उन्होंने परपजली मैं बारहा मतलब है कि कह चुका कि परपजली उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये भी एक चीज है जिसकी वजह से लोग जोड़े वो बड़े तपे बाहर निकल रहे हैं अपनी जुबान है कि सही मतलब है गर्म हुए लोग। आज मैं गया, मैं हैरान हाँ कि इस तरह लोग लाइना ला के ब्रुकलैंड खड़े कि कदा असा पाकिस्तान के मंजर देखते थे जनाब। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हाफिज साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में मैंने पहले जिक्र किया था कोनी आइलैंड एवेन्यू, और कोनी आइलैंड एवेन्यू की जब बात आती है तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का नर्व सेंटर मक्की मस्जिद, और मक्की मस्जिद के इमाम हाफिज साबिर हमारे साथ मौजूद थे। कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है और बड़े एक्टिवली वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी सपोर्ट के लिए अपनी रात दिन एक कर देते हैं। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें की हैं वो मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। और जिस तरीके से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने 9/11 के बाद रजिस्ट्रेशन के बहाने जिस तरह पाकिस्तानियों को वहाँ पे टारगेट किया था और जिस तरीके से उन्हें तंग करने की कोशिश की गई थी, मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी डिप्लोरेबल। लेट्स गो बैक टू द US व्हाइल स्टेइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, आमिना इस्रार कसाना हियर। आप वाशिंगटन DC में हैं इस वक्त आई गेस? जी। क्या कहेंगी आमना आज के इलेक्शंस के हवाले से? जी मैं ये बोलूंगी कि जो लोग जाके, मैं ऑब्वियसली ओबामा सपोर्टर हूँ, जो लोग आज पोलिंग स्टेशन पे गए हैं और ओबामा के लिए यहाँ पे वोट किया है वो बहुत खुशी से वोट कर रहे हैं, और जो आज रिपब्लिकन्स के लिए वोट कर रहे हैं वो आज बहुत वरीड
किस्म के शक्लें बना के वोट कर रहे हैं। क्यों इतने वरीड हैं? पता नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि वोटर टर्नआउट यहाँ पे काफी ज्यादा है, हिस्टोरिक टर्नआउट। आपको पता है कि वर्जीनिया स्टेट में काफी लाखों आमना मुझे आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वर्जीनिया बाय आई थिंक हलीम साहब उनका नाम था। मुझे वो बता रहे थे कि देयर इज नो रश। मैं तो सुन रहा था कि बहुत बड़ा रश है वहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन ही सेड कि देयर इज नो रश एट ऑल। नहीं, आई वोट इन वर्जीनिया एंड आई थिंक मुझे तो 5 मिनट लगे थे वोट करने के लिए। 5 मिनट इन एंड आउट, क्योंकि और यू नो व्हाट आई थिंक ऑल्सो क्योंकि रश सुबह थी 6 साढ़े 6 बजे सुबह और रश 6 साढ़े 6 बजे शाम को होगी। लेकिन यहाँ पे वर्जीनिया में आपको पता है कि वर्जीनिया काफी अमीर स्टेट है, बहुत अमीर स्टेट है। और यहाँ पे हमारे आसपास 3 पोलिंग स्टेशन है 3 मील में, तो यहाँ पे तो ज्यादा रश नहीं है। अभी मैं फ्लोरिडा पे आप टीवी देखें, वहाँ 2-3 घंटों का रश है। यहाँ पे तो ऐसे कोई बात नहीं हुई यहाँ पे मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत अमीर स्टेट है। सो आर वी इन फॉर सरप्राइज और आर वी इन फॉर द ओबामा प्रेसिडेंसी? इंशाल्लाह। मैं वहाँ मैकलेन वर्जीनिया के ऑफिस में मैं कल रात भी शामिल थी। वहाँ नाइट बिफोर द इलेक्शन मेरे ख्याल में एटलीस्ट 60 पीपल वर देयर एट अबाउट 10 साढ़े 10 बजे रात को। तो आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने कितने लोगों को अपने घरों से के बाहर निकाला है और उनसे वॉलंटियरिंग लिए। और ओबामा ने पहली दफा आम लोगों से पैसे लिया है, $20, $25। और वो जो बड़े लॉबियस्ट हैं वो उनकी बैन है वो ओबामा को पैसे देने। अच्छा, that's good. That's nice. तो अगर हमने एक ओबामा फंडरेजर यहाँ पे स्पॉन्सर किया था और उनके कैंपेन मैनेजर ने बहुत जोर से हमें बताया था कि हम खाना भी नहीं दे सकते, कुछ पीने के लिए भी दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। चलें लेट्स सी, हमें वेट करना पड़ेगा मजीद कुछ घंटे आमना, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी। आमना हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि वहाँ पे वर्जीनिया में क्या सूरत हाल है। इसमें जो बेसिकली बात है वो यही है कि वोटिंग जो है वो ख़ास तौर पे जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, उसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांटेदार मुकाबला होगा और उन्हीं के ऊपर ही जो बैंक करते हैं दोनों कैंडिडेट्स के, किस तरीके से अगर वो वर्जीनिया को या फ्लोरिडा को अगर वो विन कर जाते हैं, पेंसिल्वेनिया को विन कर जाते हैं, तो उनके चांसेस जो हैं वो विन करने के बढ़ जाते हैं। तो हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9212-645 और 92065541। आखिरी चंद मिनट हैं, आप हमें कॉल्स करके अपनी हाज़िरी लगवा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप मुख्तलिफ हवालों से क्या सोचते हैं अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से, और आप जो भी इस हवाले से बात करना चाहेंगे हम लाइव थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इलेक्टरल कॉलेज के हवाले से, वो इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ओबामा जो है वो एक लैंडस्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक चूँकि रिज़ल्ट्स आने शुरू नहीं हुए हैं और रिज़ल्ट्स जब तक नहीं आते हम बात कोई तयक्कुन से नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो चूँकि उन्हें कुछ नज़र आ रहा है कि अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आता है उनके लिए, तो क्या वो इस पोजीशन को रेकनसाइल कर पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि 8 साल उन्होंने हुकूमत की है और इसके बाद जो ये एक बैड पोजीशन जो वो फोर्सी शायद कर रहे हों, वो क्या इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आर दे स्टिल इन द स्टेट ऑफ डिनाइल एज देयर प्रेसिडेंट हैज़ बीन फॉर द लास्ट 8 years। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हमें कोई हमारे जो कॉलर्स हैं इस हवाले से कुछ बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ लोग हैं वो हमें बता रहे थे कि प्रेसिडेंट बुश जो हैं वो कैंप डेविड में ये सारा वीकेंड गुजारा है उन्होंने, और वहाँ पे बैठ के वो अमेरिकन इलेक्शन देख रहे हैं। वो नोटेबली एब्सेंट हैं इस कैंपेन से, जहाँ पे उन्हें चाहिए था कि वो मैकेन साहब की सपोर्ट में एक्टिव
होते, एक्टिव होके आगे आते और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको एनर्जाइज करने की कोशिश करते, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। अगर वो वहाँ पे उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं भी पसंद थी तो, लेकिन कम से कम वो आगे तो आते। चलते हैं वापस अमेरिका और हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट बेस्ड इन न्यूयॉर्क मसूद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। मसूद साहब, इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, वोटर टर्नआउट कैसा जा रहा है जी? वोटर टर्नआउट बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और पूरा अंदेशा ये है कि बराक ओबामा बहुत भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। ये अंदेशा आप क्यों कह रहे हैं? अंदेशा नहीं, बिल्कुल यकीन है, मेरा तो यकीन है, वो तो आप लोग जो है थोड़ा अच्छा चले, मुझे ये बताइएगा कि ये न्यूयॉर्क में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं? जनाब न्यूयॉर्क में तो बहुत लंबी लाइनें, जो कि जाहिर है कि एक ब्लू स्टेट है और वहाँ पे मैं इस वक्त वॉशिंगटन में हूँ। अच्छा, आप वॉशिंगटन में है, ठीक है। वोट किया, फिर मैं वॉशिंगटन आया हूँ। जनाब बोले। अच्छा, आप उधर से वापस वॉशिंगटन आए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि दोनों जगह पे आपने माहौल देखा, आपने ट्रैवल भी किया होगा, तो आम वोटर से जब आप बात करते हैं तो आम वोटर जो है खासा एनर्जाइज नजर आ रहा है, खासतौर पर जो यूथ है वो एनर्जाइज और इलेक्ट्रीफाइड नजर आ रही है आपको? हाँ, यूथ इज द वन व्हिच इज इलेक्ट्रीफाइड अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक, एंड दे आर द वंस हु विल पुट हिम ऑन द टॉप। अच्छा, एंड ही इज द वन हु, उसने अपने यूथ के बेस को अपना बनाया बेस, और उससे बराक ओबामा ने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, तो जो उसने बेस बनाया, यूथ को बेस बनाया, $5 लेके, $6 लेके, इस तरह उसने जो है डोनेशन लेके लोगों को इन्वॉल्व किया, ठीक, ही बिलोंग टू देम। तो ये हुई बात। अच्छा, तो दैट ओबामा साहब, सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू कैंपेन्स। जनाब अच्छा, ये बताइएगा कि जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानीज सोच रहे हैं कि ओबामा अगर आ गए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, या मैकेन अगर आ गए तो क्या होगा, आप क्या समझते हैं? क्या हमें इस तरह सोचना चाहिए कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट वहाँ पे बनता है तो हमारे लिए उसमें क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, कोई भी। देखिए, अब वो रिपब्लिकन थे, जॉर्ज बुश हमेशा के लिए, उन्होंने न्यूक्लियर एड किसने दी है इंडिया को? सही है, डेमोक्रेट्स ने नहीं दी है, ये तो जॉर्ज बुश ने दी है। और मकेन भी हिंदुस्तान से उतने ही प्यार करेगा जितने जॉर्ज बुश करते थे, और बराक ओबामा भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार करेगा जितना हिंदुस्तान से करेगा। तो ये तो कोई ऐसी, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये कोई नहीं होता, कोई टिल्ट की बात नहीं रह गई है। पहले होता था कि भी रिपब्लिकन टिल्ट और डेमोक्रेटिक टिल्ट। मसूद हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। आपसे इंशाल्लाह बाद में भी रब्ता करेंगे और आपसे रिजल्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मसूद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन न्यूयॉर्क, लेकिन इस वक्त वो वाशिंगटन डीसी चले गए हुए हैं। और मैं बात कर रहा था रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से, तो इसमें पॉल क्रूगमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कल आर्टिकल लिखा था जिसमें वो कहते हैं कि द जीओपी रिपब्लिकन पार्टी को कहते हैं, जीओपी बेसिकली ग्रैंड ओल्ड पार्टी का मुखफ़फ़ है। द जीओपीज़ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द पार्टी ऑफ द अनरीजनेबल राइट, a haven for racists and reactionaries, seems likely to accelerate as a result of the impending defeat। ये बड़ा एक अजीब सी उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने आर्टिकल में, और वो कह रहे हैं कि ये अनरीजनेबल राइट की पार्टी है और हेवन ऑफ रेसिस्ट्स है और रिएक्शनरीज़ है, और फिर साथ ही वो कह रहे हैं कि जो इम्पेंडिंग डिफीट, जो उनको एक डिफीट नज़र आ रही है, उसमें शदीद इजाफा होगा ना कि कमी होगी। तो ये एक क्वेश्चन है जो हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं और आखिरी चंद लम्हात हैं, आप इनमें अगर कॉल करना चाहें तो 2-4 मिनट अभी हमारे पास हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी अगर लूज़ करती है आज के इलेक्शन तो उसका क्या फ्यूचर होगा। अगरचे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी इररिलेवेंट हो जाएगी या रिडंडेंट हो जाएगी, लेकिन बहरहाल जो न्यू कॉन्स का एक सिलसिला था उसको एक धचका पहुँचेगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कसाना साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब बोल रहे हैं जनाब? आप तो मुझे लगता है कोई अमेरिकन। अहमद खान, कलम का मजदूर। जी इशफाक अहमद खान साहब, कहाँ से? लंदन इंग्लिस्तान। लंदन इंग्लिस्तान से। क्या कहेंगे इशफाक साहब? अर्ज ये है कि कसाना साहब आपसे एक नहीं 12 मुलाकात हुई है। साबिक खुदा परवेज मुशर्रफ साहब लंदन तशरीफ लाए थे, इस वक्त भी आपसे मैं हम कलाम हुआ।
और इस वक्त भी मैं आपसे हम कलाम हूँ। माशाअल्लाह। बहुत से लोग आपसे ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के इलेक्शन से हमारा क्या वास्ता, उसकी वजाहत भी आपने बड़ी अच्छी की। तो मेरा भी इस ज़मन में यही कहना है कि पाकिस्तान का जो क़याम अमल में आया 1947 में, तो मिस्टर जिन्ना उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वो हयात थे, आपको पता ही है। तो उस जमाने से ही यानी कि पेशरफ जो हुई है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने पाकिस्तान की उस वक्त मदद की जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया था। तो हमारा तो उसके साथ, अमेरिका के साथ चोरी दामन का साथ है और रहेगा। और आजकल जो ग्लोबल यानी कि इस दुनिया के अंदर में जो बातें नमूदार हो रही हैं, उससे हमारा गहरा ताल्लुक है। तो लोग बेचारे बहुत से जो हैं वो कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई अमेरिका से, इस इलेक्शन से पाकिस्तान का क्या ताल्लुक। पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा ताल्लुक है। चलें इशफाक साहब, ताल्लुक ना होता तो मौजूदा ये जो ओबामा है वो कह के उन्होंने खुद भी कहा है कि पाकिस्तान आए भी और पाकिस्तानियों से उनका रास्ता भी रहा, यानी कि वो आज से नहीं, एक जमाने या इशफाक साहब थैंक यू वेरी मच। इशफाक साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे पास टाइम असल में कम है और इस वक्त हम इस ट्रांसमिशन को क्लोज़ करने वाले हैं। आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन जो आप बात कर रहे थे वो दुरुस्त कर रहे थे। और हमारे जो मामलात हैं अमेरिका के साथ और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अजीब तरह के हैं। मैं इस वक्त चूँकि क्लोजिंग रिमार्क्स देने वाला हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अमेरिका के हवाले से जो मेरी ओपिनियन है वो खासी वाइडली नोन है। और मैं समझता हूँ कि उस ताल्लुक़ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है बनिस्बत फ़ायदे के, और हम भी उसको देखना चाहिए हमें कि हम इस ताल्लुक़ को किस नहज पे आगे बढ़ाना है और किस तरीके से आगे लेके जाना है। और अमेरिका को भी चाहिए कि वो हमारी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखे और हमारे जो मामलात हैं उनको देखे और भाले, और हमें कोशिश करे कि वो हेल्प आउट करे, ना कि हमारे जो मामलात हैं उनकी जो हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। और अल्लाह करे कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आए वहाँ पे उसमें ऐसे लोग आएँ कि जो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ को समझते हों। मुझे थोड़ी सी उम्मीद सेनेटर ओबामा के साथ जो उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जो बाइडन, उनसे है कि वो चूँकि इस इलाके को थोड़ा सा जानते हैं और ख़ासा उनका अरसा गुजरा है सेनेट में भी, तो इस लिहाज से उनसे मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा सा हमारा ख्याल रखेंगे। इसके साथ हमारी ट्रांसमिशन जो है वो फ़िलहाल हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा टर्मिनेशन है इसमें, 3 घंटे के बाद ये ट्रांसमिशन दोबारा शुरू होगी और उसके बाद हमारे जो दूसरे साथी कॉम्पेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ कॉम्पेयर्स मुख्तलिफ़ टीम्स के ज़रिए आपके साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे और आपको मुख्तलिफ़ अपडेट्स जो हैं और आपकी जो कॉलर्स हैं उनकी कॉल्स लेते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे कम से कम इजाज़त दीजिएगा। मैं कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा और कल यानी हमारा जो आज शुरू हो चुका हुआ है और अमेरिकी इलेक्शंस की जो कवरेज का सिलसिला है वो हमारा जारी रहेगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दाने हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसराक साना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।